बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है और ये जो चैप्टर है 7 इसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम इस बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ए लिविंग सेल एग्जिबिट सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़। एक जो जिंदा सेल होता है, एक जिंदा सेल जो होता है वो शो करता है, जाहिर करता है क्या? सीजलेस। सीजलेस कहते हैं, सीज का मतलब होता है रुकना, लेस का मतलब होता है ना रुकना। सो ना रुकने वाले, एक जिंदा सेल कभी ना रुकने वाले केमिकल रिएक्शन शो करता है, केमिकल सरगर्मियाँ शो करता है। लाइक एक सेल है, उसमें कभी ना रुकने वाली सरगर्मियाँ काम होते रहते हैं जब तक वो क्या है? जिंदा है। सो एक जिंदा सेल कभी ना रुकने वाली कीमियाई सरगर्मियाँ जाहिर करता है। ए लिविंग सेल एग्जिबिट सीजलेस chemical activities. We studied that cells are like open system. We studied, हमने पढ़ लिया the cells are open system कि सेल क्या होते हैं? खुले सिस्टम होते हैं। याद रखना, सेल क्या होते हैं? खुले सिस्टम होते हैं। यहाँ पे जो पहला शार्ट क्वेश्चन बनेगा वो होगा सेल को ओपन सिस्टम कहा जाता है, सेल को खुला सिस्टम कहा जाता है। क्यों सेल को खुला सिस्टम कहा जाता है? क्यों? ये आपने जवाब देना है। और वो कहते हैं वो स्टडीड, हमने पढ़ लिया है। आप सोच रहे होंगे हमने कहाँ पढ़ा है बेटा? मैंने आपको अभी 4th चैप्टर नहीं पढ़ाया। 4th चैप्टर के अंदर है कि सेल क्या है? खुले सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। तो मतलब ये 7वां चैप्टर है, चूँकि वो 4th चैप्टर है, लिहाजा वो कह रही है कि हमने इसे पढ़ लिया है। फिर अब पढ़ लेते हैं। सेल को खुला सिस्टम कहा जाता है क्यों? क्योंकि सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल के अंदर मुसलसल दाखिल होते रहते हैं और मुसलसल बाहर निकलते हैं। दाखिल हो रही हैं चीज़ें, बाहर जा रही हैं, लिहाजा सेल को आप क्या कहते हो? सेल को आप कहते हो खुला सिस्टम। सेल को ओपन सिस्टम कहा जाता है, सेल को खुला सिस्टम कहा जाता है क्योंकि सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम। क्योंकि हर वक्त मादे सेल के अंदर दाखिल भी होते रहते हैं और सेल को छोड़ते भी रहते हैं, यानी कि सेल से बाहर भी निकलते हैं। अब इनसाइड द सेल द सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जब सेल के अंदर कोई चीज़ गई, ये बड़ी चीज़ सेल के अंदर गई, तो वहाँ पे बड़ी चीज़ क्या हो गई? टूट गई। बड़ी चीज़ क्या हो गई? टूट गई, यानी कि कैटाबोलिज्म हुआ और फिर वो दोबारा वो छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बना जाती है। तो सेल के अंदर सब्सटेंसेस टूटते हैं और फिर उनसे नए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। इनसाइड द सेल द सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। सेल के अंदर सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, और फिर नए सब्सटेंसेस को बनाया जाता है। लिहाजा ये सेल क्या है? खुला सिस्टम है कि सब्सटेंसेस मुसलसल आते हैं और बाहर चले जाते हैं। सेल के अंदर सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है और फिर तोड़कर नए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। एंड एनर्जी ड्राइव ऑल दिस प्रोसेस इन ए सेल। याद रखना बेटा, इन सारे प्रोसेस को कौन चलाती कौन है? एनर्जी ड्राइव ऑल दिस प्रोसेस इन द सेल। के सब्सटेंसेस सेल के अंदर आए, एनर्जी चलाएगी उसको। अब वो सब्सटेंसेस को तोड़ा जाएगा, उसमें एनर्जी खारिज होगी। फिर सब्सटेंसेस को बनाया जाएगा, यानी कि एनाबोलिज्म, उसमें एनर्जी यूज होगी। फिर चीज़ ने बाहर जाना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर एनर्जी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। जानदारों के अंदर जो एनर्जी होती है वो 2 शक्लों में पाई जाती है। याद रखना, जानदारों के अंदर एनर्जी कितनी शक्लों में एग्जिस्ट करती है? 2 शक्लों में एग्जिस्ट करती है। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब क्या होती है? एनर्जी की 2 शक्लें आनी चाहिए कि जानदारों में एनर्जी कितनी हालतों में पाई जाती है, कितनी फॉर्म में पाई जाती है, कितनी शक्लों में पाई जाती है। आप कहेंगे 2, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी उसकी तारीफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क, कि वो एनर्जी जो काम करती है एक्टिवली, मुस्तैदी से
काम करने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ऐसी एनर्जी जो मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए ज़खीरा की जाए, ऐसी एनर्जी जो मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए स्टोर्ड हो, ज़खीरा हो, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल है, जो एनर्जी वर्क करती है, काम करती है, वो काइनेटिक है। कितनी किस्में एनर्जी की? दो, काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक काम करती है और पोटेंशियल स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड। अब आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है? केमिकल बॉन्ड्स में। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? केमिकल बॉन्ड में। एंड इट इज रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब ये बॉन्ड टूटते हैं, तो वहाँ से क्या निकलती है? काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और उनके दरमियान ये बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान ये क्या मौजूद है? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। याद रखना केमिकल बॉन्ड में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉन्ड टूटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। सो एमसीक्यूज है कि जब बॉन्ड हो तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉन्ड टूटे तो क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड में ज़खीरा होती है, लेकिन बॉन्ड जब टूटे तो क्या निकलती है? पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो जाती है काइनेटिक में। सो एमसीक्यूज है जब बॉन्ड टूटे तो कौन सी एनर्जी निकलती है? काइनेटिक। और बॉन्ड के अंदर कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती भी क्या है? स्टोर्ड होती है फॉर फ्यूचर यूज, मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए ज़खीरा एनर्जी को पोटेंशियल। और जो एनर्जी काम करती है, एक्टिवली इन्वॉल्व डूइंग वर्क के लिए कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। दोबारा देख लें, यहाँ पे दो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेल को ओपन सिस्टम क्यों कहा जाता है, और दूसरा एनर्जी की कितनी किस्में हैं उनकी तारीफें करें, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क लिखें। दोबारा देख लें, ए लिविंग सेल एग्जिबिट सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़। एक जिंदा सेल कभी ना रुकने वाली सरगर्मियाँ जाहिर करता है। वी स्टेटेड दैट द सेल्स आर द ओपन सिस्टम। हमने पढ़ा कि सेल खुले सिस्टम है। कैसे? तारीफ क्या है? खुला सिस्टम क्यों है? द सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम। हर वक्त सब्सटेंसेस यानी कि मादे, मुख्तलिफ चीज़ें सेल के अंदर एंटर भी होती हैं और सेल को लीव भी करती हैं, दाखिल भी होती हैं और निकलती भी हैं। अब इनसाइड द सेल द सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। सेल के अंदर सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है। एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और नए सब्सटेंसेस को बनाया जाता है। एनर्जी ड्राइव ऑल दिस प्रोसेस इन द सेल। सेल के अंदर चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, फिर नई चीज़ों को बनाया जा रहा है, तो सेल के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है उसको कौन चलाती है? एनर्जी ड्राइव करती है, एनर्जी चलाती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। जानदारों के अंदर एनर्जी कितनी फॉर्म में पाई जाती है? दो शक्लों में, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है क्या? इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। ये वो एनर्जी होती है जो एक्टिवली क्या करती है? काम करती है। काम करने में जो एनर्जी हो, हरकत के दौरान जो दो एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूज। वो एनर्जी जो ज़खीरा होती है और मुस्तकबिल में इस्तेमाल होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़खीरा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड। पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है। एंड इट इज़ रिलीज्ड, और खारिज होती है एज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है और फिर यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में खारिज होती है व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक, जब ये बॉन्ड टूटते हैं। तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक होते हैं, तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। आगे चलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं एंड द रोल ऑफ एटीपी भी देखते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो चैप्टर है आपका बायो एनर्जेटिक्स, हम अब उसकी डेफिनेशन करने लगे हैं। एंड रोल ऑफ एटीपी, और एटीपी का रोल भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर की यही है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, जब भी बायो एनर्जेटिक्स आ जाए तो आपने दो बातें याद रखनी है, एक एनर्जी की रिलेशनशिप्स और एक एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस। किसके अंदर? लिविंग सिस्टम्स के अंदर, जानदारों के अंदर। दो चीज़ें जब भी ये आ जाए ना, बायो एनर्जेटिक्स, दो लफ्ज है, बायो एनर्जेटिक्स, और ये जो जेटिक्स लफ्ज है एनर्जेटिक्स, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक एनर्जी के रिलेशनशिप, एक एनर्जी के, अब देखो एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी, क्या? एनर्जी।
और एनर्जी की क्या एक चीज रिलेशनशिप को आपने पढ़ना होता है, रिलेशनशिप एनर्जी के ताल्लुकात, एनर्जी के ताल्लुकात, और दूसरा एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको कहते हैं तब्दीलियां, तब्दीलियां या तब्दीलियों, ठीक हो गया। और इसके लिए दूसरा लफ्ज भी इंग्लिश में यूज होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्ट कर देना काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में। अब एनर्जेटिक्स का तो मतलब है कि एनर्जी के रिलेशनशिप और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी की कन्वर्जन। अब बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बायो का मतलब क्या होता है, जानदार, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जानदारों के अंदर, किसके अंदर, जानदारों के अंदर, जानदारों के अंदर एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की तब्दीलियों का मुताला बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। बायो मतलब जानदार, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की तब्दीलियां। एनर्जेटिक्स एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की तब्दीलियां, उसको पढ़ना। सो तारीफ क्लियर कर लें, जानदारों के अंदर एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की तब्दीलियों का मुताला बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के आगे ब्रैकेट में कन्वर्जन भी लिखना है। सो द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तारीफ क्लियर होगी, द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीजें, एक एनर्जी के रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, ताल्लुकात, एनर्जी के ताल्लुकात, दूसरा एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कन्वर्जन यानी कि तब्दीलियां, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। याद रखना, याद रखना, जो जानदार होते हैं, जो जानदार होते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, उस खुराक से, जो खुराक, ये जानदार है, जानदार किससे एनर्जी हासिल करेंगे, खुराक से। अब खुराक को वो जानदार या तो क्या करते हैं, खुराक को वो जानदार या तो हासिल करते हैं, यानी कि खुराक को या तो वो जानदार क्या करते हैं, खाते हैं, या क्या करते हैं, वो खुराक को बनाते होते हैं। ठीक हो गया, जानदार खुराक का मेटाबॉलिज्म करके, जानदार खुराक का मेटाबॉलिज्म करके क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। अब वो खुराक या तो वो खाते हैं, ईट, इसका मतलब है खुराक खाना, और बनाते का मतलब प्रिपेयर। कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, याद रखना, दुनिया में कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और दूसरे जानदार होते हैं वो दूसरों की खुराक को क्या करते हैं, खाते हैं, दूसरों को खाते हैं। कुछ जानदार अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। बेटा चाहे जानदार खुराक को खा ले, चाहे वो खुराक को प्रिपेयर करे, उसी खुराक का फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उसी खुराक को केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है, और उसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या खारिज होती है, एनर्जी, और उसी एनर्जी से जानदार मुख्तलिफ अपने काम करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, जानदार एनर्जी हासिल करते हैं बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड, खुराक को मेटाबोलाइज करके, खुराक को तोड़ के, खुराक को केमिकल रिएक्शन से गुजार के। जानदार अपनी खुराक का मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी हासिल करते हैं। अब खुराक कैसे आई, या तो वो खुराक दूसरों की खाते हैं, दूसरों की बनी बनाई खुराक खाते हैं, या फिर अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, कुछ जानदार अपनी खुराक प्रिपेयर करते होते हैं, जबकि दूसरे जानदार अपनी खुराक खाते हैं, दूसरों से लेते हैं। सो चाहे जिस तरह भी लें, चाहे प्रिपेयर कर लें, चाहे खुराक खा लें, इसी खुराक का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और खुराक से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जो जानदार इस्तेमाल करेंगे। सो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर, के जानदार अपनी खाई हुई खुराक या अपनी बनाई हुई खुराक, जानदार अपनी खाई हुई या अपनी बनाई हुई खुराक का
मेटाबॉलिज्म करके क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी, एमसीक्यू याद रखना। खुराक के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कौन सी एनर्जी होती है, जखीरा शुदा एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो खुराक के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती किधर है, केमिकल बॉन्ड में होती है। थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि खुराक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जो बॉन्ड के अंदर मौजूद होती है। सो खुराक में बॉन्ड होते हैं और उन बॉन्ड में कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर कौन सी खुराक, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे सेल की कॉमन खुराक है, ये हमारे सेल का कॉमन ईंधन है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक यही है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या मौजूद है, बॉन्ड मौजूद है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है और बॉन्ड के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। खैर, खुराक के अंदर बॉन्ड में कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। When these bonds are broken down, जब ये बॉन्ड टूटते हैं, a large amount of kinetic energy is usually released। याद रखना, खुराक में केमिकल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एक बड़ी मिकदार में काइनेटिक एनर्जी खारिज होती है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसमें से ये जो एनर्जी खारिज हुई है, ये जो काइनेटिक एनर्जी खारिज हुई है, इसमें से कुछ एनर्जी, इसमें से क्या, इसमें से सम एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या होगी, एटीपी में दोबारा किस शक्ल में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में क्या हो जाएगी, जखीरा हो जाएगी। जो एटीपी है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी जखीरा हो जाती है। ठीक हो गया, ये मैं एटीपी बना रहा हूँ, ये उसकी डायग्राम है, जस्ट स्केच बना रहा हूँ, आगे जाके हम इसके डायग्राम को डिटेल से देखेंगे। ये एडेनिन होती है, ये राइबोज शुगर होती है और यहाँ पे फास्फेट बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया, और इन बॉन्ड के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, इन बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। और वो कौन सी एनर्जी थी, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फिर जब ये बॉन्ड टूटेंगे तब भी क्या निकलेगी, तब फिर काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। लेकिन शर्त क्या है, जब ये बॉन्ड टूटे तब काइनेटिक, वरना टूटे हुए नहीं है तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो आपने क्या कहा, जब खुराक में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो काइनेटिक एनर्जी खारिज होती है। तो इनमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वो एटीपी के बॉन्ड्स के अंदर, एटीपी के किसके अंदर, बॉन्ड्स के अंदर किस शक्ल में जखीरा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जखीरा हो जाती है। सो सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल व्हाइल रेस्ट एस्केप एज हीट। तो कुछ एनर्जी तो एटीपी के बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जखीरा होगी, बाकी रेस्ट कहते हैं बकिया कहाँ गई, हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। बकिया एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज हो जाती है। कुछ एनर्जी एटीपी के बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जखीरा हो जाती है। तो हमें कौन फायदा देगा, एटीपी फायदा देगा। ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी की करेंसी है, ये एनर्जी के पैसे हैं, इन पैसों में एनर्जी मौजूद है और नाम है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलें, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी इज अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, एटीपी में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोबारा किस में तब्दील हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। कब, जब एटीपी के बॉन्ड टूटते हैं। और फिर क्या, कौन सी खारिज होगी, याद रखना, एटीपी के बॉन्ड में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, काम करती होती है, क्या करेगी वो, कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज, जिंदगी के सारे काम, जिंदगी की सारी एक्टिविटीज, जिंदगी की सारी सरगर्मियाँ वही काइनेटिक एनर्जी करेगी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी में मौजूद स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। कब, जब एटीपी के बॉन्ड टूटेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जिंदगी की सारी एक्टिविटीज़ को चलाएगी। आगे इंफॉर्मेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिकॉल दोबारा याद करें। क्या याद करें, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ 9th में 8th में, लाइक 9th के पहले चैप्टर्स में
या जो आपके चैप्टर हो गए पहले 6 चैप्टर वहाँ पे, या 8वीं 7वीं में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, दुनिया में ये जानदार होते हैं 1 2 3, ये जानदार अपनी खुराक बना सकते हैं और 4 जानदार अपनी खुराक नहीं बनाते। 3 जानदार खुराक बना सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद अपनी खुराक, और बाकी जानदार कैन नॉट प्रिपेयर क्या देयर फूड, वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो वो दूसरों से हासिल करेंगे। तो वो कहाँ से हासिल करेंगे? दूसरों को खाएंगे, दूसरों की खुराक को खाएंगे, प्रिपेयर नहीं कर सकते। जबकि ये क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। 2 ग्रुप है जानदारों के, जितने भी दुनिया में जानदार हैं वो 2 किस्म के हैं, या तो अपनी खुराक तैयार करते हैं या अपनी खुराक तैयार नहीं करते। कौन कौन अपनी खुराक तैयार करता है? कौन कौन अपनी खुराक तैयार करता है? प्लांट्स, अल्जी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पौधे, अल्जी, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, ये 3 जानदार हैं जो अपनी खुराक तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। किसकी मौजूदगी में? सूरज की मौजूदगी में। किस अमल से? फोटोसिंथेसिस से। किस अमल से? फोटोसिंथेसिस से। चीजें क्या क्या इस्तेमाल होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, और जिस अमल से वो खुराक अपनी खुद तैयार करते हैं उस अमल का नाम फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि दूसरे जानदार वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। सो फिर कहाँ से वो खुराक लेंगे? इनसे लेंगे। ये वाले जानदार इनसे खुराक लेंगे। कौन कौन है? एनिमल्स, जानवर, फंजाई, प्रोटोजुआ, ये जानदार ही हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जानवर, फंजाई, प्रोटोजुआ, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपनी खुराक नहीं बनाते, तो वो अपनी खुराक ऑब्टेन करेंगे, दूसरों से लेंगे, दूसरों की खुराक खाएंगे। जबकि ये जानदार अपनी खुराक बना सकते हैं। याद रखना, जो अपनी खुराक खुद बनाएं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जो अपनी खुराक नहीं बनाते इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाएं, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, while organism which cannot prepare their own food are called heterotrophs. हेटेरोट्रॉफ कौन कौन है? नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंजाई, एनिमल, जानवर, फंजाई, प्रोटोजुआ, वो बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। ये जानदार अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो ये खुराक अपनी किससे हासिल करेंगे? इनसे हासिल करेंगे, ऑटोट्रॉफ से हासिल करेंगे। ठीक है। जबकि ऑटोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। किस अमल से? फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। पौधे, अल्जी, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कहेंगे आपने तो नहीं कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ब्रैकेट में देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अल्जी। एक पौधे हो गए और दूसरा वन प्लांट, दूसरा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पौधे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, एंड अल्जी। वही चीजें आ गई, पौधे, और इनको कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दोनों को क्या कहा गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पौधे क्योंकि ये नजर नहीं आते, ये नजर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और अल्जी ज्यादातर नजर नहीं आते। सो पौधे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन है? ये 2 हैं, अल्जी और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। क्या करते हैं ये? प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये लोग, ये जानदार अपनी खुराक को तैयार करते हैं। पौधे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो नजर ना आए आम आंख से। कौन कौन?
अलजी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किस किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, किसकी मौजूदगी में? लाइट की, रोशनी की मौजूदगी में। बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस से, एक अमल से, उस अमल का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया? आगे चलें। वेयर एज एनिमल, फंजाई एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि जानवर, फंजाई और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन? ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं? प्रोटोजोआ और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जबकि जानवर, फंजाई और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं, दे गेट द प्रिपेयर्ड फूड, ये बनी बनाई खुराक लेते हैं। जबकि जानवर, फंजाई और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो गेट द प्रिपेयर्ड फूड, बनी बनाई खुराक हासिल करते हैं। ये चार जानदार, ये वाले, ये बनी बनाई खुराक हासिल करते हैं। तो ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक था और इनको आपने दो में डिवाइड कर देना। एक ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और वो जो दूसरों की खुराक लेते हैं, जो बनी बनाई खुराक लेते हैं, और बनी बनाई इनकी खुराक होती है। तो ये जानदार जो होते हैं ये प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं, इनके बनी बनाई खुराक इनको चाहिए, खुद नहीं बना सकते। सो जो जानदार खुद ना बनाए वो हेटेरोट्रॉफ, और जो खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफ। तो मैं यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कहूँगा कौन दो तरह से पूछूंगा। या तो यही कहूँगा कि हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, उनकी मिसालें दें। आप कहेंगे वो जानदार जो बनी बनाई खुराक हासिल करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। ये अपनी खुराक खुद हासिल नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, नॉट हासिल, ये अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, लिहाजा बनी बनाई खुराक हासिल करते हैं, इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ये आपने मिसालें दे देनी है। और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, रोशनी से, एक अमल के जरिए, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मिसालें फिर ये दे देना। या दूसरा मैं पूछूंगा कौन से जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और कौन से जानदार हैं जो अपनी खुराक बनी बनाई लेते हैं, दूसरों से बनी बनाई लेते हैं। तो आपने इस तरह करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन बायोएनर्जेटिक्स का हो गया, और एक शॉर्ट क्वेश्चन सेल को ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन एनर्जी की कितनी किस्में होती हैं, उन दो का फर्क लिखें। अल्लाह हाफिज़।